दोस्तों आज का टॉपिक है कक्षा 10 भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास। दोस्तों इस चैप्टर में मैं आपको एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों का अभ्यास करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों पंजाब में अधिक सिंचाई जो है भूमि के कटाव का कारण होता है। तो निम्नीकरण का मतलब होता है कटाई, तो अधिक सिंचाई करने से भूमि कटाव होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है। तो दोस्तों भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो गंगा के द्वारा बना हुआ मैदान है जिसे हम जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं, यह बहुत ही अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है, जो बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और कलकत्ता आदि में फैली हुई है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 जलोढ़ मृदा सही हो जाएगा। तो जलोढ़ मृदा पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। दोस्तों पिछले टॉपिक में हमने बताया था कि सीढ़ीदार खेती जो है उत्तरी इलाके में पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें उत्तराखंड प्रमुख है। तो यहाँ पर उत्तरांचल जो है नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों काली मृदा जो है दक्षिण भारत में पाई जाती है, खासतौर पर गुजरात में। गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलोर, ये सब एरिया जो है काली मृदा का है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन नहीं है। इंजीनियरिंग मानव ने बनाया, वन मानव नहीं बनाया, प्रौद्योगिकी मशीनें जो है मानव द्वारा निर्मित हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 वन जो है मानव द्वारा निर्मित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये शब्द किसने कहे। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। इस वक्तव्य को महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं होता है क्या कहलाते हैं। तो उसको कहा जाता है संभाव्य संसाधन, यानी संभावित तो है परंतु हम उसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 है कौन से राज्य में लेटराइट मृदा पाई जाती है। तो लेटराइट मृदा जो है केरल में सबसे अधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक साधन नहीं है। तो भूमि ये तो प्राकृतिक है, जल भी प्राकृतिक है, खनिज भी प्राकृतिक है, भवन जो है प्राकृतिक नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय का मतलब जिसको हम बार बार रीइस्तेमाल करें या रिसाइकल कर सकें, इसका दोबारा उपयोग कर सकें। तो खनिज तेल तो ये प्राचीन है, मतलब परंपरागत है, ये तो नहीं हो सकता। कोयला भी नहीं होगा, गैस भी नहीं होगा। ज्वारीय ऊर्जा जो है समुद्र के ज्वार भाटा आने से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ। तो यहाँ पर भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों या मृदा या बालू के द्वारा बनता है, जो भारत के उत्तरी मैदान इसी से बने हुए हैं। प्रश्न नंबर 2 है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा में कौन सी मृदा पाई जाती है, इस मृदा का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र में, सौराष्ट्र मतलब गुजरात, तो काली मृदा पाई जाती है। इस काली मृदा में सबसे अधिक गन्ना, कपास की खेती होती है और इसका निर्माण ज्वालामुखी के मैग्मा तथा आग्नेय शैलों के द्वारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है मृदा निर्माण की प्रक्रिया में किन्हीं 2 महत्वपूर्ण कारक लिखिए। तो 2 प्रमुख कारक लिखना है, यहाँ पर हम 7 दिखा रहे हैं। उच्चावच, जनक शैल, जलवायु, वनस्पति, संस्तर शैलें, ह्यूमस और समय। यानी कि मृदा निर्माण में ये सभी प्रक्रियाएं सभी की आवश्यकता होती है। जैसे वनस्पति है, पत्ते गिरेंगे, वनस्पति सड़ेगा तो मृदा बन जाएगा। शैलों के टूटने फूटने से मृदा का निर्माण होता है। समय अगर लग रहा है तो धीरे धीरे मिट्टी का बनाव हो जाता है। ह्यूमस सड़ने गलने से और जीव जंतुओं के बनने से भी ह्यूमस का निर्माण होता है। जनक शैल बड़े बड़े शैल जो हैं टूट फूट करके छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाते हैं, जो मृदा का रूप ले लेते हैं। वनस्पतियों द्वारा, जलवायु द्वारा, जलवायु में जैसे अगर वर्षा के माध्यम से, हवाओं के माध्यम से, मौसम चेंजिंग के माध्यम से
मृदा का निर्माण भी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं में किन्हीं दो के नाम लिखिए। तो आप ऊपर काली मृदा जानते ही हैं, जलोढ़ मृदा जानते ही हैं। तो जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा आदि सभी मृदा के प्रकार हैं। वन मृदा की दो विशेषताएं लिखिए। वन, नदी घाटियों में दोमट तथा सिल्टदार परंतु ऊपरी ढलानों पर इसका गठन मोटे कणों द्वारा होता है। यानी कि जो वन मृदा है इसका निर्माण जो है दोमट मृदा से होता है जो सिल्टदार होती हैं। दूसरा है हिमालय के हिम क्षेत्रों में अतिशिलिक तथा ह्यूमस रहित होते हैं। तो हिमालय क्षेत्रों में भी पहाड़ों के टूटने से, उसमें खनिज पदार्थों के टूटने से भी मृदा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मरुस्थलीय मृदा की दो विशेषताएं लिखिए। मरुस्थलीय मृदा वो मृदा होती है जो मैक्सिमम भारत के पश्चिमी इलाके में, राजस्थान में पाई जाती है, जिसका रंग लाल भूरा होता है। यह रेतीली और लवण युक्त होती है, क्षारीय होती है। इसका तीसरा जो विशेषता है ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसके विषय में डिटेल में अगर हमें जानना है तो पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल को निकालना ही 1992 का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो 1992 का जो मुख्य उद्देश्य है इसको थोड़ा से हम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था सन 1992 में, जून का महीना था। इसमें 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। तो 1992 का जो मुख्य उद्देश्य था, सम्मेलन में एकत्र नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई थी और 21वीं शताब्दी के सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान किया गया था। तो इसी में हम एजेंडा 21 भी देखेंगे। तो क्वेश्चन बनता है एजेंडा 21 क्या है। तो एजेंडा 21 जो है यह एक घोषणा है कि जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारंपरिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए जहां सोपानी कृषि या सीढ़ीदार खेती होती है। तो सीढ़ीदार खेती जो है पहाड़ों के एरिया में होता है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसी दो मानवीय क्रियाएं लिखिए जिनके द्वारा भूमि का निम्नीकरण होता है। निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि का क्षरण होना या अपर्दन होना। तो अति पशुचारण के कारण मृदा का अपर्दन होता है। इससे क्या होता है कि जानवर जो है मृदा के में उपस्थित घासों खा जाते हैं, जिससे कि अपर्दन की मात्रा बढ़ जाती है हवाओं के माध्यम से और जानवरों के खुरों के माध्यम से। वनोन्मूलन दूसरा कारण है। वन की कटाई होने से भी मृदा अपर्दन बहुत तेजी से होता है, मृदा का निम्नीकरण होता है। खनन, अधिक खुदाई करने से भी मृदा का अपर्दन होता है। नंबर 4 है, अत्यधिक भौम जल का निष्कासन। अगर भूमि में से अधिक जल निकाल दिया जाता है तो वहाँ पर भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर पृथ्वी से नमी चली जाएगी तो ज़मीन जो है, मृदा जो है सूखा हो जाएगा, एक पाउडर के रूप में हो जाएगा और हवाओं के द्वारा वो उड़ा लिया जाता है। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन का हम अध्ययन करेंगे जो 3 से 5 नंबर में हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में भूमि निम्नीकरण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी किन्हीं 4 मानवीय क्रियाओं को स्पष्ट कीजिए। तो मानव के द्वारा जो है मृदा अपर्दन होता है वन की कटाई के द्वारा, खेती करने के गलत तरीकों द्वारा, खुदाई करने से, खनन करने से,
और अधिक पशुओं को चारण से भी होता है और अधिक सिंचाई करने से भी मृदा का निम्नीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो खादर भूमि होती हैं यह नई या फिर नदियों के द्वारा लाई गई मृदा से पुनः बनती हैं, और बांगर जो होती है पुरानी मृदा होती है जिसे बांगर कहा जाता है। तो लेफ्ट साइड में बांगर है और दाहिने साइड जो है खादर है। तो बांगर प्राचीन जलोढ़ मृदा है और खादर जो है नई जलोढ़ मृदा है। 2 है, बांगर कंकड़ तथा कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा बनता है और खादर जो है अधिक बारीक व रेतीली होती है। और तीसरा है इसमें अंतर, बार बार नवीकरणीय नहीं होता है। बांगर जो होता है यह यानी एक मृदा है, पुरानी वाली मृदा उसी पे चलता है, इसको नया नहीं बनता है। खादर में बार बार नवीकरणीय होता है, जब भी नदियों में बाढ़ आता है या जल प्लवन होता है तो खादर बन जाता है। ये काफ़ी उपजाऊ भूमि होती है, जबकि बांगर उपजाऊ भूमि नहीं होती है। बांगर जो नंबर 4 देख लीजिए, नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है, यानी नदियों के जलस्तर से ऊपर पाया जाता है, ऊंचाई स्थान पाई जाती है। और खादर जो है नदी के पास डेल्टा या बाढ़ निर्मित क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी ढलानों पाई जाती है, जहाँ पर नदियों में जलस्तर भरने पर पानी जो है चले जाते हैं वहाँ पर, तो खादर का निर्माण होता है। और खादर भूमि में फसलें काफ़ी अच्छी होती हैं क्योंकि यहाँ पर नई मृदा का प्रादुर्भाव होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संलग्न रेखाचित्र का ध्यान से अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो आपको यहाँ ग्राफ पर जो है अध्ययन करना है, बताना है कैसा रहेगा। किसी भू आकृति के अधीन भूमि का सबसे अधिक भाग आता है, तो सबसे अधिक भू आकृति में मैदानी क्षेत्र आते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 है, पर्वतों का कोई एक लाभ बताइए। तो दोस्तों पर्वतों का लाभ हम भारत में बता रहे हैं कि भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, जिसकी एक लंबी श्रृंखला है, भारत के पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा तक, उत्तर दिशा तक फैली हुई है, जिससे कि भारत के उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी साइबेरियन हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं और यहाँ मौसम का मिजाज जो है अनेक प्रकार का होता है, काफ़ी अच्छा होता है। तो भारत पर्वत जो है भारत के कुछ निरंतर बहने वाली नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, यानी कि यहाँ पर पर्वतों पर ही ठंडी बर्फ़ें होती हैं, बर्फ़ जमता है और बर्फ़ पिघलता है तो नदियों का भी निर्माण होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो है टॉपिक यहाँ से बनते हैं। तो इसका जो है तीसरा क्वेश्चन है, भारत के भूभाग में खनिज सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो खनिजों का निर्माण सबसे अधिक जो है पठारों पे हुआ है। पठारों का निर्माण जो है ज्वालामुखी के द्वारा निकले हुए मैग्मा या लावा द्वारा बनता है, जो एक ऊंचा पठारी क्षेत्र होता है जहाँ पर सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, काली मृदा की विशेषताएं बताइए। तो काली मृदा में सबसे अधिक गन्ने की खेती, कपास खेती होती है। तो इसकी विशेषता नंबर 1 है, कपास उगाने के लिए आदर्श मृदा है, बहुत अच्छी मृदा है। रेगर मृदा भी कहते हैं इसको, रेगर बिल्कुल रोड़ेदार होती है, चिकनी होती है। तीसरा है, चिकनी मिट्टी से बनता है और इसमें फास्फोरस तत्व प्रायः कम मिलते हैं, फास्फोरस जो है कम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उन प्रमुख कारकों का वर्णन करो जो मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। तो मृदा का निर्माण कैसे हो सकता है, पेड़ पौधों से भी होता है, जंतुओं के द्वारा भी होता है। तो देखते हैं नंबर 1, मृदा निर्माण में धरातल, पैतृक झील, जलवायु, वनस्पति तथा समय और अन्य जीव प्रमुख के कारक हैं। दूसरा है, तापमान में परिवर्तन, जल, पवन तथा हिम नदी का कार्य के द्वारा भी मृदा का निर्माण होता है। ताप से सूखेगा, जल जो है उसको प्लवन करेगा, बहा सकता है, पवन हवा से भी आ सकता है। ठीक है, आगे है नंबर 3, रासायनिक और जैविक परिवर्तन के द्वारा भी मृदा का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन से पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि सड़ सकते हैं और जैविक परिवर्तन होने से भी ऐसा होता है, यानी जीव जो है उसको अपघटित करेंगे तो मृदा का निर्माण होता है। चौथा प्रमुख कारक है, मृदा में जैविक व अजैविक पदार्थ दोनों होते हैं। ठीक है, जैविक पदार्थ और अजैविक पदार्थ दोनों प्राप्त होते हैं। जैविक में जो जीवित होते हैं, अजैविक मतलब जितने भी खनिज पदार्थ हैं, अन्य भी तत्व इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संसाधन नियोजन में प्रयुक्त उपायों का वर्णन करें। तो संसाधन प्रयोग में उपाय कौन कौन से हैं? देश में संसाधनों की पहचान करना, सर्वेक्षण करना और मानचित्र बनाना। नंबर 3 है, संसाधनों का गुणात्मक, मात्रात्मक अनुमान और मापन करना और एक नियोजित ढांचा तैयार करना। और नंबर 5 है, संसाधन विकास योजना का राष्ट्रीय विकास योजना से मिलान करना। ये सभी संसाधन नियोजन में प्रमुख उपाय हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 4 श्रेणियों में करें, प्रत्येक का मुख्य लक्षण बताएं। तो यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण जो है निजी, एक तो स्वामित्व के आधार पर निजीकरण होता है जो खुद का होता है, प्राइवेट होता है। एक सामुदायिक होता है जिसमें ग्राम समाज या फिर एक विशेष जन समूह का इसमें भागीदारी होती है। नंबर 3 पता है राष्ट्रीय संसाधन, जो एक राष्ट्र का इस पे अधिकार होता है, जैसे वन हो गया, जैसे आपकी प्राकृतिक धरोहर हो गए, और यहाँ की मृदा हो गई, मिट्टी हो गया, ज़मीन हो गया, सभी जो है राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और नंबर 4 है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में जहाँ पर सभी राष्ट्रों का अधिकार होता है, जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता विशेष का। तो यह जो है किसी भी समुद्री बॉर्डर से, अगर किसी देश का समुद्री बॉर्डर है, वहाँ से 200 मील के बाद जो क्षेत्र आएगा वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मृदा संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? 4 विधियाँ बताइए, यानी कि मृदा को बचाने के लिए 4 कदम बताइए। तो सबसे पहला है समोच्च रेखाओं के अनुरूप जुताई करना। अगर हम इस जुताई का जो करने का तरीका है, तो जुताई करने से पूर्व ये देखना चाहिए कि मौसम कैसा है। अगर गर्मी के दिनों में आप जुताई करवा रहे हैं तो मृदा सूखेगी, उसमें जल भरना पड़ेगा। तो अगर आपको जुताई करवाना है तो मौसम के अनुरूप करना पड़ेगा। आगे है पहाड़ों पर सीढ़ीदार बनाकर। अगर पहाड़ों पर सीढ़ीदार कृषि नहीं करेंगे तो वहाँ से मृदा जो चलती है पहाड़ों से, वह सीधे पानी के साथ ज़मीन पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, धरातल पर आ जाएगा, जिससे कि मिट्टी का कटाव बढ़ जाएगा। जिसके कारण क्या होगा कि नदियों का जलस्तर ऊंचा होगा और बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो मृदा कटाव करने के सीढ़ीदार खेत बनाकर भी हम पहाड़ों पर मृदा कटने से रोक सकते हैं। नंबर 3 है पट्टीदार कृषि। पट्टीदार कृषि का मतलब है कि आपको खेतों में गाटा बनाना पड़ेगा, मेड़े बनानी पड़ेंगी और उस पर जो है कृषि करना पड़ेगा। आश्रय पेटी का मतलब है कि जैसे हम लोग छोटे छोटे ब्लॉकों में अलग अलग कृषि करते हैं मौसम के हिसाब से, या फिर आप इसको एक फार्मिंग की तरह देख सकते हैं। फार्मिंग के यानी छोटे छोटे पेटिकाओं में छोटे छोटे पौधे लगाकर गमलों में भी हम खेती कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में पाई जाने मृदाओं के प्रमुख प्रकार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यह नदियों के किनारे पाई जाती है। यह नदियों द्वारा लाई गई मृदा अवसादों द्वारा या खनिज पदार्थों द्वारा बना हुआ है। दूसरा है काली मृदा। काली मृदा दक्षिण भारत में अधिक पाई जाती है, जिसमें गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ और दक्षिणतम वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। लाल और पीली मृदा जो है उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें जो है ऑक्साइड की मात्रा, फास्फोरस ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। लेटराइट मृदा होती है। लेटराइट मृदा जो है केरल क्षेत्र में पाया जाता है सबसे अधिक। पर्वतीय तथा वनी मृदा, पर्वतों के क्षेत्र में पाई जाने मृदा पर्वतीय मृदा कहलाती है। नंबर 6 है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा जो है इसमें लेटराइट टाइप की होती हैं, इसमें पानी की कमी होती है, ऐसी मृदा जो है मरुस्थलीय मृदा कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, संसाधन नियोजन क्या है? संसाधनों का नियोजन क्यों आवश्यक है? देश में मौजूदा संसाधनों का पता लगाना, भंडार की मात्रा ज्ञात करना तथा उनका कुशल उपयोग करके मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। नंबर 2 का और देखते हैं, संसाधन सीमित है इसलिए इसका उपयोग उचित ढंग से करना चाहिए ताकि भविष्य के लिए बचाया जा सके। और जो नियोजन में आता है, वितरण असमान है इसलिए देश का समान विकास करने के लिए सभी संसाधनों का नियोजन अत्यंत आवश्यक है। तो जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो लिमिटेड अवस्था में हैं, हमें इसका उपयोग सही ढंग से और एक नियोजित ढंग से करना पड़ेगा, अन्यथा भविष्य के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे संसाधन नियोजन में वन होता है, अगर आप वनों को काट रहे हैं तो भविष्य में सभी जीव जंतु, इंसानों तथा मृदा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। जैसे खनिज पदार्थों को देख लेते हैं तो खनिजें भी इस पृथ्वी में लिमिटेड मात्रा में हैं, अगर आप अभी से दोहन कर लेंगे तो भविष्य के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, संसाधनों के अति उपभोग से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं या फिर हो सकती हैं? तो संसाधनों का ह्रास होता है। संसाधन समाज के लिए बहुत
ही लोगों के हाथ में है, एक साधन संपन्न, दूसरा साधनहीन वर्ग। संसाधन का मतलब यहाँ ज़मीन से लिया गया है, पेड़ पौधों से लिया गया है। तो एक तो जो है हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथों में ज़मीन ज़्यादा है, तो वो तो संपन्न हो गए। अगर दूसरा वर्ग है जो ये वर्ग काफ़ी गरीब होता है, जिनके पास ज़मीनें नहीं होती हैं। तीसरा है वैश्विक पारिस्थितिक संकट, जैसे भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण का होना। तो संसाधनों के अति उपयोग करने से वैश्विक संकट उत्पन्न हो सकते हैं, पृथ्वी का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकता है, ओजोन परत का क्षय हो सकता है, पर्यावरण प्रदूषण होगा और भूमि का कटाव भी सबसे अधिक होगा। खादर और बांगर में अंतर है, तो अभी हमने इस पे जो है खादर बांगर के विषय में पढ़ा है। चलिए देख लेते हैं। खादर जो है नवीन मृदा होती है और बांगर जो है प्राचीन मृदा होती है, या ऊंचाई पाया जाता है। अधिक बारीक और रेतीली होती है खादर, और बांगर जो है कंकड़ युक्त कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, और यह बार बार जब भी बाढ़ वगैरह आते हैं तो नवीकरणीय हो जाती है, और बांगर जो है नवीकरणीय नहीं होती हैं। खादर के निर्माण डेल्टा क्षेत्रों में तथा तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बाढ़ के द्वारा बनता है, और बांगर जो है ऊंचे स्थानों पर पाया जाता है। तो आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर टिप्पणी कीजिए। तो हमने अभी इसको पीछे टॉपिक को किया है कि टिप्पणी में आप इसको यह सम्मेलन 1992 में किया गया था, और इसका सम्मेलन जो है जून के महीने में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। इसमें 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था, और यह जो है उभरते हुए पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल ढूंढने के लिए आयोजित किया गया था, और इसमें सभी राष्ट्राध्यक्षों के नेताओं ने इस पर जैविक विविधता के प्रति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, और यह भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति मिली थी। ये पृथ्वी सम्मेलन 1992 ऊपर हमने इसका जिक्र किया है डिटेल में, आप वहाँ से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मृदा अपरदन किस प्रकार रोका जा सकता है, विभिन्न उपाय बताइए। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि नदियों पर बांध बनाकर उनके बहाव को कम करना, यानी कि नदियाँ कम बहेंगी तो मृदा जो है समुद्रों में नहीं जाएगा, जिससे कि एक उपाय तो ये हो गया मृदा अपरदन का। दूसरा है अधिक से अधिक वृक्ष लगाना। अगर हमारी पृथ्वी जो है भूभाग जो है हमें हरा भरा रहेगा, तो वहाँ पर वन लगा देने से, घास लगा देने से मृदा अपरदन रुक जाएगा। नंबर 3 है मरुस्थलीय क्षेत्रों में कांटेदार वनस्पति लगाकर। अगर सबसे अधिक मृदा अपरदन जो है रेतीली भूमि का होता है, जैसे भारत के पश्चिमी इलाके में राजस्थान है, वहाँ पर रेतीली भूमि है, तो वहाँ मिट्टियाँ उड़ती रहती हैं, तो खेत के किनारे आप कटीले बाढ़ को लगा करके इस मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। आगे है पहाड़ों क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर। पहाड़ी क्षेत्र में खेती करने के लिए आप सीढ़ीनुमा खेत बनाकर मेड़ी बना दीजिए, जिससे पानी रुक रुक कर आएगा, तो पानी के साथ मृदा का अपरदन कम होगा। नंबर 5 है मरुस्थलीय क्षेत्रों के किनारों पर पेड़ लगाकर। मरुस्थलीय क्षेत्र या फिर कोई भी क्षेत्र हो, अगर गर्मी पड़ता है तो वहाँ पर मृदा उड़ती हैं हवाओं के माध्यम से, तो वहाँ पर आप झाड़ियाँ, पेड़ पौधे या फिर भूमि को नमी रख कर के भी रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र तथा कुल बोए गए क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है? कुल ज्ञात क्षेत्रफल का वह भाग जो कृषि के लिए उपयोगी होता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। गणना वर्ष में एक फसल के आधार पर की जाती है। गणना वर्ष एक फसल के आधार पर की जाती है। एक फसल जो है 4 महीने का होता है, तो इस 4 महीने के हिसाब से भी गणना वर्ष का हम अध्ययन करते हैं। कुल बोया गया क्षेत्र क्या होता है? वह क्षेत्र जिसमें कृषि अवधि में एक से अधिक फसल बोने, यानी कि वह क्षेत्र जिसमें कृषि अवधि में एक से अधिक फसलें बोना। जैसे हम लोग खेती करते वक्त गेहूं के साथ हम मटर बो सकते हैं, या फिर अरहर के साथ अन्य सब मिक्स करके बोना। जैसे अरहर के साथ अगर हम चाहें तो मक्के की भी खेती कर सकते हैं, तो एक हो जाएगा इसका विशेषता। दूसरा है कुल बोया गया क्षेत्र भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र से अधिक है। नंबर 3 है गणना वर्ष में एक से अधिक फसलों को बोए जाने के आधार पर यह कुल बोया गया क्षेत्र निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के क्या क्या प्रयास किए गए हैं? 1968 में क्लब ऑफ रोम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित ढंग से संसाधन संरक्षण के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाई थी। 1974 में सुमेसर ने
पुस्तक स्माइल इज़ द ब्यूटीफुल में गांधी के दर्शन की पुनरावृत्ति किया था। 1987 में ब्रटलैंड आयोग ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की थी, जिसके महत्वपूर्ण योगदान पृथ्वी सम्मेलन 1992 प्रमुख था, जिसमें एजेंडा 21 लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक होता है? तो संसाधन नियोजन संसाधनों के उचित उपयोग की तकनीकी और कौशल विकास में बढ़ावा देता है। संसाधन सीमित तथा उसका वितरण असमान है। तीसरा है विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन अत्यंत बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 4 है संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो सीमित मात्रा में उपलब्धता और विकर्णी हैं। जो यहाँ पर संसाधन है ना, ये बिल्कुल ये नवीकरणीय नहीं है, ये जो है परंपरागत हैं, यह लिमिटेड अवस्था में है, इसलिए इसका उपयोग हमें कम अवस्था में करना चाहिए। यह बहुत ही हमारे टेक्नोलॉजी के लिए अति आवश्यक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। तो निजी का मतलब होता है व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्ति का स्वामित्व होता है, जिसमें उसके खेत, चारागाह, तालाब, कुआं आदि आता है। सामुदायिक आता है दूसरा नंबर, सामुदायिक में सभी गांव, समुदाय के सभी लोगों को उपलब्धता होती है वहाँ पर। गांव के जैसे गांव की चरने योग्य भूमि जो है, श्मशान भूमि है, तालाब है, या फिर किसी मंदिर का क्षेत्र, परिस्थिति क्षेत्र होता है, वो सार्वजनिक होता है, जिसमें सामुदायिक क्षेत्र में इसको रखते हैं। जैसे नगरीय क्षेत्रों में पार्क हो गया, पिकनिक स्थान हो गया, खेल का मैदान हुआ, सभी सामुदायिक संस्थान आते हैं, संसाधन होते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन में तकनीकी रूप से सभी संसाधन राष्ट्रीय होते हैं, जिसमें आपका जमीन हुआ, वन हुआ, या फिर कोई ऐतिहासिक धरोहर हुआ, सभी जो है राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय सरकार को अधिकार है कि वह राष्ट्र हित में व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण कर सकती है, किसी व्यक्ति विशेष से उसका अधिकार ले सकती है और उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जा सकता है। नंबर 3 है खनिज संसाधन तथा जल संसाधन। वन तथा वन्य जीवन राजनीतिक सीमाओं के भीतर संपूर्ण भूमि जो है राष्ट्रीय संसाधन है। 2 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी राष्ट्रीय संसाधन है। 2 नहीं, यहाँ पर 200 मील होना चाहिए था। 200 समुद्री मील में महासागरीय क्षेत्र जो है राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा नियम बनाने का अधिकार जो मिला हुआ है। तट रेखा से लगभग 200 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र जो है, जिस पर किसी का भी अधिकार नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अनुमति के बिना उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं? तो आपको हमने इसमें पीछे हमने इस पर जिक्र किया है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का वर्णन करें और इनका विस्तृत भारत में मानचित्र भी बनाइए। जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित हुआ है। रेत मृतिका के द्वारा इनका बना हुआ है एक उचित अनुपात में। बहुत उपजाऊ था, गन्ना, चावल, गेहूं आदि के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। काली मृदा जो है हमारे दक्षिण भारत में पाई जाती है, रंग काला होता है। दूसरा नाम रेगड़ मृदा भी है। कपास, मूंगफली खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पहाड़ के पठारों क्षेत्र में पाई जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, चूने आदि की परिपूर्ण से भरी हुई है। लाल और पीली मृदा, तो लोहे आयरन के कणों के अधिकता कारण इनका रंग जो है लाल लाल होता है, कहीं कहीं पे पीला भी होते हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर में, पश्चिमी घाट में, पहाड़ी मध्य पर पाई जाने वाली जो मृदा है लाल मृदा होती है। लेटराइट मृदा जो है उच्च तापमान, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। भारी वर्षा से अधिक नीलाक्षण के कारण इनका निर्माण होता है। ह्यूमस की मात्रा कम होती है, नमी कम होता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है लेटराइट मृदा। काजू की फसल के लिए सबसे उपयोगी होती है। मरसूली मृदा जो है मरसूली क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है। इनका रंग लाल या भूरा होता है, लवड़ी होते हैं तथा इनका ये रेतीली भूमि होती है। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जो है वाष्पन दर अधिक होता है। यहाँ पर ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है। वन मृदा वनों द्वारा बनती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने मृदा जो है वन मृदा होती है। गठन में पर्वतीय पर्यावरण का बदलाव होता है। नदी घाटियों में मृदा दोमट सिलवटदार होती है।
हिमाच्छादन क्षेत्रों में मृदा का अधिक अपरदन होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो है ये टॉपिक समाप्त होता है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों धन्यवाद।